जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तरी विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाग। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक अध्ययन की दृष्टि से उत्तरी विशाल मैदान को 4 वर्गों में बांटा गया है। वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला है हमारा पंजाब का मैदान, ये जो है दोस्तों हमारा पंजाब का मैदान है। दूसरा है राजस्थान का मैदान। तीसरा है दोस्तों गंगा का मैदान। दोस्तों गंगा के मैदान को जो है हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों चौथा कौन सा है, तो दोस्तों चौथा है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो दोस्तों इन चारों मैदानों को जो है हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं पंजाब के मैदान के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा हमने लिख दिया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रादेशिक अध्ययन की दृष्टि से उत्तरी विशाल मैदान को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है हमारा पंजाब का मैदान, दूसरा है राजस्थान का मैदान, तीसरा है गंगा का मैदान, चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम पंजाब के मैदान की। तो दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान का पश्चिमी भाग कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों? पंजाब का मैदान है। तो दोस्तों इस पंजाब के मैदान का जो निर्माण है वह किसके द्वारा हुआ है? तो दोस्तों पंजाब के मैदान का जो निर्माण है वह सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। सहायक नदियां दोस्तों कौन कौन सी हैं? झेलम, रावी, सतलज, ब्यास और चिनाब। इन 5 नदियों के द्वारा जो है दोस्तों पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। इन 5 नदियों को दोस्तों पंचनद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचनद भी कहा जाता है। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि पंजाब के मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, और दोस्तों ऑप्शन में शायद पंचनद लिखा मिले आपको, तो दोस्तों वहां पर आपको पंचनद टिक कर देना है। अर्थात इन 5 नदियों के द्वारा जो है दोस्तों पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद बात करें दोस्तों कि पंजाब के मैदान की मुख्य नदी कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों? सतलज नदी है। इसलिए दोस्तों जो है पंजाब के मैदान को सतलज का मैदान भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पंजाब के मैदान का विस्तार भारत तथा पाकिस्तान में भी है। और दोस्तों यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि पंजाब के मैदान का जो सर्वाधिक विस्तार है वह पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पंजाब के मैदान में भारत के 2 महत्वपूर्ण दोआब क्षेत्र आते हैं। एक तो बारी दोआब क्षेत्र और दूसरा बिस्त दोआब क्षेत्र। कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? पंजाब के मैदान में है। अब दोस्तों ये दोआब क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। मान लीजिए एक नदी ये है, एक नदी ये है। ठीक, इन दोनों नदियों के बीच की ये जो भूमि है इसको दोआब कहा जाता है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों पंजाब के मैदान के बारे में। तो दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान का पश्चिमी भाग क्या है? तो क्या है दोस्तों? पंजाब का मैदान है। ठीक, तो उत्तरी विशाल मैदान का पश्चिमी भाग पंजाब का मैदान है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज के द्वारा निर्मित मैदान को कौन सा मैदान कहा जाता है? तो कौन सा मैदान कहते हैं? पंजाब का मैदान कहते हैं। ठीक, इन 5 नदियों को दोस्तों सम्मिलित रूप से पंचनद भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पंजाब के मैदान का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो कहाँ कहाँ पर दोस्तों? भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में है। ठीक, चलिए लेकिन दोस्तों सर्वाधिक विस्तार पंजाब के मैदान का कहां पर है? तो कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पंजाब के मैदान की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? सतलज नदी है। अतः पंजाब के मैदान को सतलज का मैदान भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं दोस्तों कि अतः पंजाब का मैदान सतलज का मैदान कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पंजाब के मैदान का ढाल कहाँ किस ओर है? तो दोस्तों पंजाब के मैदान का ढाल दक्षिण से पश्चिम की ओर है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पंजाब के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बेडलैंड कहा जाता है, या फिर अनुर्वर भूमि कहा जाता है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि पंजाब की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बेडलैंड या अनुर्वर भूमि कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पंजाब के मैदान के पर्वतीय मैदानों में नदियों द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? चोस कहा जाता है, या उसको चोस भी कहते हैं। इस प्रकार के चोस सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार के सर्वाधिक चोस होशियारपुर जिले में पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि पंजाब के पर्वतीय मैदानों में नदियों द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि को चौस या फिर चोस कहते हैं। इस प्रकार के जो चोस हैं वो होशियारपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पंजाब के मैदान में भारत के
दो महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। पहला है हमारा बारी दोआब और दूसरा है विस्तृत दोआब। ये दोनों दोआब जो हैं दोस्तों कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत बारी और विस्तृत दोआब के क्षेत्र आते हैं जो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। अब दोस्तों अभी दोआब क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। दोआब जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है दो और दूसरा है आब। इन दोनों शब्दों को जोड़कर बना है हमारा दोआब। और आब शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो क्या होता है, पानी होता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों राजस्थान के मैदान की। तो दोस्तों राजस्थान के मैदान का जो निर्माण है वो है किसके द्वारा हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ है, अरब सागर के ऊपर उठने के कारण जो है राजस्थान के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इसका विस्तार पश्चिम में कहां से कहां तक है। तो दोस्तों इसका पश्चिम में विस्तार अलावरी पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इसके उत्तर में जो है हमारा पंजाब हरियाणा का मैदान है और इसके दक्षिण में गुजरात का मैदान स्थित है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो है राजस्थान के मैदान को दो भागों में विभाजित करती है। एक तो है जो ऊपरी भाग, ये जो है दोस्तों राजस्थान का बांगर प्रदेश है, और जो है दक्षिणी भाग है दोस्तों इसका, यह जो है यह मरुस्थलीय भाग है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है राजस्थान के मैदान को राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल में विभाजित करती है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजस्थान के मैदान की एकमात्र नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है, लूनी नदी। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस मैदान में एकमात्र बहने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है दोस्तों, लूनी नदी है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजस्थान के मैदान में एक झील स्थित है। कौन सी झील है, वो सांबर झील है। सांबर झील जो है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। अंतःस्थलीय याद रखना दोस्तों। वैसे तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, चिल्का झील है। ठीक है, लेकिन दोस्तों भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारी पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, सांबर झील है, जो कि राजस्थान के मैदान में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, आइए पहले देख लेते हैं दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो राजस्थान के मैदान के बारे में और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि राजस्थान के मैदान का जो निर्माण है वो दोस्तों कैसे हुआ है, तो कैसे हुआ है दोस्तों, अरब सागर के ऊपर उठने से हुआ है। ठीक, तो अरब सागर के ऊपर उठने से किसका निर्माण हुआ है, राजस्थान के मैदान का निर्माण हुआ है। इसके बाद बात करें दोस्तों इसका विस्तार पश्चिम में कहां से कहां तक है, तो दोस्तों इसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक तथा उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तक तथा दक्षिण में कहां तक है, तो कहां तक है, गुजरात के मैदान तक है। ठीक है, इसके बाद हमने अब भी बात की थी कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है राजस्थान मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इस मैदान में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है, लूनी नदी है। तो दोस्तों इस मैदान में एकमात्र बहने वाली नदी लूनी नदी है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजस्थान के मैदान का दक्षिणी भाग कैसा है, तो कैसा है दोस्तों, मरुस्थलीय है। ठीक, अब भी बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि राजस्थान के मैदान का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजस्थान के मैदान में कौन सी झील स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, तो कौन सी है दोस्तों, सांबर झील है। ठीक, तो राजस्थान के मैदान में स्थित सांबर झील जो है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजस्थान के मैदान में दो स्थलाकृतियां मिलती हैं जिनको हम बालसन और प्लाया कहते हैं। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि बालसन और प्लाया कहते किसको हैं। तो दोस्तों कि जब राजस्थान के मैदानों में उच्च क्षेत्रों से घिरे बेसिन को क्या कहा जाता है, बालसन कहा जाता है। इन बालसनों में दोस्तों वर्षा के समय में चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां निकलकर बालसन में जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है दोस्तों, झील का निर्माण हो जाता है। और दोस्तों जब ये झील का जल सूखने लगता है, तो दोस्तों झील का जल सूखने के बाद नमक के निक्षेपण के कारण भूभाग वहां का क्या होता है, अधिक ऊंचा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। इसको दोस्तों आगे हम चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। और दोस्तों सांबर झील जो है किसका उदाहरण है, बालसन का उदाहरण है। और डिडवाना झील जो है तो किसका उदाहरण है, प्लाया का उदाहरण है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में रेगिस्तानी भाग में उच्च क्षेत्रों से घिरे
बेसिन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, बाल्सन कहा जाता है। ये होता है बाल्सन। और दोस्तों चारों तरफ से जो है इन बाल्सन में छोटी छोटी नदियां निकल कर बाल्सन में जाती हैं। जब ये बाल्सन में जाती हैं तो क्या होता है, झील का निर्माण होता है। नदियों के जाने से क्या होता है, बाल्सन में झील का निर्माण हो जाता है। अब दोस्तों इस झील का जल सूखने के कारण, गर्मी में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो दोस्तों झील का जल सूखने लगता है। तो दोस्तों इस झील का जल सूखने के बाद बचे हुए नमक के निक्षेपण के कारण भूभाग क्या हो जाता है, अधिक ऊंचा हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, प्लाया कहा जाता है, या फिर जिसे प्लाया कहते हैं। ठीक है, सांभर झील जो है दोस्तों बाल्सन का अच्छा उदाहरण है, तथा डिडवाना झील जो है दोस्तों प्लाया का उदाहरण है। ठीक, चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा बाल्सन है, ये जो है हमारा प्लाया है। तो क्या होता है दोस्तों, वर्षा ऋतु में जो है इन उच्च क्षेत्रों से छोटी छोटी नदियां निकलकर जो हैं बाल्सन में पानी को इकट्ठा करती हैं, जिससे क्या हो जाता है, झील का निर्माण हो जाता है। और दोस्तों इस झील का जो जल है गर्मी में सूखने लगता है, तो झील के जल के सूखने के कारण जो है नमक के निक्षेपण के कारण ये भाग क्या है, ऊपर उठा हुआ दिखने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद और थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों कि राजस्थान के मैदान में जो है कृषि हेतु जल संसाधन के लिए एक नहर का विकास किया गया है, जिस नहर को क्या कहते हैं दोस्तों, हम इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि इंदिरा नहर जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो कहाँ से निकलती है, हरी के बैराज से निकलती है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजस्थान मैदान में जो थार का मरुस्थल है, यह मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस मैदान में कृषि हेतु जल संसाधन के लिए इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजस्थान मैदान में थार मरुस्थल जो है खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, चलिए हो गया राजस्थान का मैदान। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हमारे गंगा के मैदान की। तो दोस्तों गंगा का मैदान जो है इसको आसानी से पढ़ने के लिए हमने जो है 3 भागों में विभाजित कर दिया है, लेकिन जो ये पूरा मैदान है दोस्तों गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक, अब इसके 3 भाग जो हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो ये जो भाग देख रहे हैं ये है हमारा ऊपरी गंगा का मैदान, ये भाग जो देख रहे हैं ये हमारा मध्य गंगा का मैदान, अब ये भाग जो देख रहे हैं ये हमारा निम्न गंगा का मैदान। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ऊपरी गंगा के मैदान की। तो दोस्तों ऊपरी गंगा का मैदान जो है इसका निर्माण गंगा, यमुना, शारदा नदियों के द्वारा किया गया है, लेकिन दोस्तों इसके निर्माण में जो मुख्य योगदान है वो किसका है, यमुना नदी का है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों मध्य गंगा के मैदान की। तो दोस्तों मध्य गंगा का जो मैदान है इसका विस्तार उत्तर प्रदेश राज्य में है, तथा कुछ हद तक जो है इसका विस्तार बिहार राज्य में है। और इसका दोस्तों जो पूर्वी किनारा है वो कहाँ तक है, तो कहाँ तक है, पटना तक है। कहाँ तक है, पटना तक है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मध्य गंगा के मैदान में बाढ़ें सर्वाधिक आती हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मध्य गंगा के मैदान में जो हैं नदियां विसर्प के रूप में चलती हैं। कैसी चलती हैं, विसर्प के रूप में चलती हैं। तो दोस्तों जब नदियां मध्य गंगा के मैदान में विसर्प के रूप में चलती हैं तो उसके कारण इस क्षेत्र में जो है गोखुर झील का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, गोखुर झील का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों कि गोखुर झीलों का निर्माण कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, मध्य गंगा के मैदान में होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों निम्न गंगा के मैदान की। तो दोस्तों निम्न गंगा के मैदान की बात करें तो इसका विस्तार दोस्तों भारत में भी है तथा बांग्लादेश में भी है। ठीक है, भारत में इसका जो विस्तार है दोस्तों पटना से लेकर पश्चिम बंगाल तक है। कहाँ से तक है, पटना से लेकर पश्चिम बंगाल तक है। अर्थात दोस्तों इसका जो विस्तार है भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में है। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इनको देख लेते हैं, हमने आगे लिख भी दिया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आसानी से पढ़ने की दृष्टि से इसे अर्थात गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन दोस्तों ये जो पूरा मैदान है गंगा व उसकी सहायक नदियों का मैदान है। ठीक है, वो 3 भाग कौन कौन से हैं जिनको हमने विभाजित किया है, एक तो है हमारा ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, तीसरा है निम्न गंगा का मैदान।
ऊपरी गंगा के मैदान की बात करें तो इसका निर्माण जो है दोस्तों गंगा यमुना शारदा नदियों के द्वारा किया गया है, लेकिन दोस्तों इसके निर्माण में मुख्य योगदान किसका है, तो किसका है दोस्तों, यमुना नदी का है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों मध्य गंगा के मैदान की। तो दोस्तों मध्य गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो दोस्तों किन दो राज्यों में है, तो किन दो राज्यों में दोस्तों, उत्तर प्रदेश तथा कुछ हद तक बिहार राज्य में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया है कि बिहार राज्य में जो है इसका पूर्वी किनारा कहाँ तक है, तो कहाँ तक है दोस्तों, पटना तक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों मध्य गंगा का जो मैदान है सर्वाधिक किससे प्रभावित है, तो किससे प्रभावित है, बाढ़ से प्रभावित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मध्य गंगा के मैदान में जो है नदियां विसर्ग के रूप में बहती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में गोखुर झील का निर्माण होता है नदियों के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों इस भाग में नदियां विसर्ग के रूप में बहती हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों निम्न गंगा के मैदान की। तो दोस्तों निम्न गंगा के मैदान का विस्तार किन दो देशों में है, तो किन दो देशों में है, एक तो भारत और दूसरा है बांग्लादेश में। ठीक, तो बात करें दोस्तों इसका विस्तार भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में है। अब दोस्तों भारत में इसका विस्तार जो है पटना के बाद कहाँ तक है, तो कहाँ तक है, पश्चिम बंगाल तक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि निम्न गंगा के मैदान में जो है मुख्य रूप से किसकी खेती की जाती है, तो किसकी खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि गंगा के मैदान में यहाँ वहाँ गर्त अर्थात गड्ढे पाए जाते हैं, जिसे पटना के निकट क्या कहा जाता है, इन गड्ढों को तो क्या कहा जाता है, जल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल्ला। तथा मोकामा के निकट इन्हीं गर्त को क्या कहा जाता है, टाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाल कहा जाता है। और दोस्तों जब पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में जल से भरे इन्हीं गर्तों को क्या कहा जाता है, बील कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये चीजें याद रखना है आपको। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं, जिसे पटना के निकट जल्ला कहा जाता है तथा मोकामा के निकट टाल कहते हैं। तथा पश्चिम बंगाल में जल से भरे ऐसे गर्तों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, बील कहा जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद एक चीज और देखने योग्य है दोस्तों कि गंगा के मैदान में जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो बंगाल की खाड़ी से क्या बढ़ती जाती है दोस्तों, दूरी बढ़ती जाती है। ठीक, तो दोस्तों दूरी बढ़ने के कारण पश्चिमी क्षेत्र में जो है कम वर्षा होती है। जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ठीक, चलिए यहाँ पर मैप में भी देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी से पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा वर्षा होगी, फिर जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो वर्षा की मात्रा जो है कम होती जाएगी। ठीक, बंगाल की खाड़ी में दूरी बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा में समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण कमी आती है। ठीक, चलिए इसके बाद ये हो गया हमारा गंगा का मैदान। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ब्रह्मपुत्र के मैदान की। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें तो उत्तरी विशाल मैदान का सबसे पूर्वी भाग जो है वो कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और दोस्तों इस मैदान का निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इस मैदान की जो ढाल है वो किस ओर है, तो दोस्तों इस मैदान की जो ढाल है वह दक्षिण पश्चिम की ओर है। किस ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, अर्थात बंगाल की खाड़ी की ओर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इस मैदान की जो ढाल प्रवणता है वो कैसी है, तो कैसी है दोस्तों, कम है। तो दोस्तों ढाल प्रवणता कम होने के कारण इस मैदान में जो है कई नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों हमारा माजुली द्वीप, उमानंद द्वीप। और दोस्तों माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम राज्य में है। साथ ही साथ दोस्तों असम राज्य में ही हमारा उमानंद द्वीप स्थित है जो कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है दोस्तों। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो ये मैदान है ये भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से चावल और पटसन की खेती की जाती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि उत्तरी विशाल मैदान का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक, जो जिसका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा हुआ है, किन नदियों के द्वारा हुआ है, तो दोस्तों इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक, तो उत्तरी विशाल मैदान का सबसे पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र का मैदान है जो ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है, अब इसके ढाल की बात करें तो दोस्तों इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर अर्थात बंगाल की खाड़ी की तरफ है। साथ ही साथ दोस्तों ढाल प्रवणता कम होने के कारण इस मैदान में कई नदी द्वीप बन गए हैं, जैसे हमारा माजुली द्वीप और उमानंद द्वीप। माजुली द्वीप की क्या विशेषता है दोस्तों, तो यह दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और उमानंद द्वीप की क्या विशेषता है, तो दोस्तों यह विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। ये लिख लेना आप।
ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि यह मैदान जो है दोस्तों भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। यहाँ मुख्य रूप से किसकी खेती होती है, तो दोस्तों यहाँ मुख्य रूप से चावल और पटसन की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया हमारा उत्तरी विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाग। इसके आगे जो है हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।